हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हमें पढ़ना है विश्व युद्धों की इतिहास, यानी कि जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दोनों युद्धों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ना है। इस चैप्टर में बच्चों हम लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ना शुरू किया था, और ये जो वीडियो होगा ये इस चैप्टर का तीसरा वीडियो होगा। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियोज़ को देखा है। अगर आपने उन दोनों वीडियोज़ को नहीं देखा है, क्योंकि आपको पहले देख लेना चाहिए, जिससे कि इसकी जो घटनाक्रम है और जो कहानियां हैं, जो स्टोरी जिससे जुड़े हुए हैं, उन सारी चीज़ों का जिक्र पिछले वीडियोज़ में किया जा चुका है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो क्लास 9th हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे क्लास 9th हिस्ट्री के जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको एक क्रम में देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप आसानी से जा करके देख सकते हैं, ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोगों ने देखा था बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ प्रथम विश्व युद्ध हुआ क्यों था, इसके कारणों के बारे में भी हम लोगों ने क्या किया था, अध्ययन किया था, पढ़ा था। जिसमें देखा था कि क्या था, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा थी उन दोनों के बीच में, उग्र राष्ट्रवाद था, सैन्यवाद था। दूसरे वीडियो में हम लोग सैन्यवाद के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद उसी वीडियो में, दूसरे वीडियो में ही हम लोगों ने घटनाक्रम के बारे में देखा था कि किस प्रकार का घटनाक्रम रहा था। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब हमें इस वीडियो में सीखेंगे युद्ध की शुरुआत, यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ये शुरू कैसे हुआ था, किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो देखो क्या करा है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो क्या देखने को मिलता है कि युद्ध की शुरुआत किस प्रकार से हुई थी। ठीक है, युद्ध की शुरुआत किस प्रकार से हुई थी, तो देखो बच्चों क्या करा है कि युद्ध की शुरुआत एक मामूली घटना से हुआ था। यानी कि इतना बड़ा जो युद्ध जो कि पूरा विश्व में फैल चुका था, उस युद्ध की शुरुआत एक मामूली घटना से हुआ था, एक छोटा सा घटना था। उसी घटना के आधार पे जो प्रथम विश्व युद्ध है उसकी शुरुआत हो गई थी। तो अगर बोलिएगा कि सर वो घटना क्या था, तो देखो बच्चों क्या करा है कि अगर संपूर्ण यूरोप गुटों में न बांटा होता, यानी कि हम लोग देखे थे ना कि पूरा का पूरा जो यूरोप था वो क्या था, अलग अलग ग्रुपों में बटा हुआ था। ठीक है, ये इधर रसिया हो गया, ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है ये विश्व युद्ध होने से पहले का मैप है, यानी कि जब विश्व युद्ध होने वाला था 1914 का, यानी कि यूरोप प्री वर्ल्ड वार, यानी कि यूरोप जो है वो वर्ल्ड वार से पहले का वर्ल्ड यूरोप है, यहाँ पे आपको मैप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया, इधर हो गया जर्मनी हो गया, ठीक है, इधर फ्रांस है, ये क्या है, ये ग्रेट ब्रिटेन है। ठीक है, ये पूरा यूरोप का मैप है, तो इसमें आप देख सकते हैं। तो देखो क्या करा है कि उस समय युद्ध होने से पहले जो ग्रुप बना हुआ था वो किसका किसका बना हुआ था, तो जर्मनी का बना हुआ था, ऑस्ट्रिया हंगरी का बना हुआ था, और इटली का एक ग्रुप बना हुआ था। यानी कि ये तीनों लोग क्या थे, आपस में ग्रुप बने हुए थे कि जब कभी भी युद्ध होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक साइड आ जाएंगे और लड़ाई करेंगे। उसी तरीके से तो ये कौन किया था, ग्रुपिंग किया था, जिसको ट्रिपल अलायंस के बारे में पढ़े थे, तो वो कौन किया था, बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था बच्चों, पिछले वीडियो में बताया भी था कि बिस्मार्क ने किया था। और गुटों का निर्माता किसे बोला जाता है, यानी कि यूरोप में गुट बनाने का, यानी कि ग्रुप बनाने की जो शुरुआत है वो किसने किया था, तो ये जर्मनी यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है यहीं का चांसलर था, जिसका नाम था बिस्मार्क, उसने शुरू किया था, और 3 लोगों का ग्रुप बनाया था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली का ग्रुप बनाया था। उसी की देखा देखी 1905 में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया ने क्या बना लिया था, ग्रुप बना लिया था। यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन है, ये फ्रांस है और ये रसिया है। ठीक है, इसने मिलकर के एक ग्रुप बना लिया था, बोला कि अच्छा तू लोग इधर से तो हम लोग इधर से हैं। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि ये सारा ग्रुपिंग तो बन चुका था, अब देर था, एक मतलब पूरा बारूद एकदम तैयार था, बस एक जरूरत था तो माचिस का, कि माचिस का तीली अगर जला दे पूरा बारूद क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार का ये यहाँ पे व्यवस्था हो चुकी थी। अब देखो क्या करा है कि और कटुता एवं विद्वेष का माहौल पहले से व्याप्त न होता तो शायद यह घटना न हो पाती, यानी कि विश्व युद्ध नहीं हो पाता। 28 जून 1914 को आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हत्या हो गई थी। कहाँ पे हो गया था बच्चों, सेराजेवो में, बोस्निया की जो राजधानी थी वहां पे आर्क ड्यूक फर्डिनेंड का क्या हो गया था, हत्या हो गया था। क्या हो गया था बच्चों, हत्या हो गया था। अब देखो जब उसकी हत्या हो गई, यानी कि जो बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में इसका क्या हो गया था, हत्या हो गया था आर्क ड्यूक का। उसके बाद क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्बिया का जिम्मेवार ठहराया, और वो राजकुमार कहाँ का था, ऑस्ट्रिया का राजकुमार था, जिसका क्या नाम था, आर्क ड्यूक नाम था। क्या नाम था बच्चों, आर्क ड्यूक का नाम था। ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था उसकी बोस्निया की राजधानी थी कौन, सेराजेवो। बोस्निया की राजधानी कौन थी, सेराजेवो। तो सेराजेवो में जब ये था तो इसकी यहाँ पे क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। इसके लिए जो ऑस्ट्रिया है वो किसको जिम्मेवार बताता है, सर्बिया को, कि सर्बिया ने ही क्या करवा दिया है, हमारे राजकुमार की हत्या करवा दी है। अब देखो क्या हुआ, इससे क्या हो गया
कि और सर्बिया के समक्ष मांगे रखी, बोला कि तुमने मेरे राजकुमार को मरवा दिया है, अब तुम्हें क्या करना होगा, मतलब ये शर्तें माननी पड़ेंगी, तुम्हें दंडित करेंगे। सर्बिया ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया, यानी कि जो मांगे रखी गई थी सर्बिया के समक्ष ऑस्ट्रिया के द्वारा, उसको सर्बिया ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया, क्योंकि इसे वह स्वतंत्रता पर कुठाराघात समझता था। फलतः 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, यानी कि ऑस्ट्रिया जो है वो क्या कर दिया, युद्ध की घोषणा कर दी। क्या कर दिया, बोला कि यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे सर्बिया दिखाई देगा, कहाँ दिखाई देगा बच्चों, ये क्या है, ये है सर्बिया, यहाँ पे सर्बिया देख रहे हैं, ये क्या है, ऑस्ट्रिया है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया बोला सर्बिया से, ये पूरा का पूरा जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या है, सर्बिया है। तो ऑस्ट्रिया सर्बिया के ऊपर मांग रखा, तो सर्बिया बोला कि हम नहीं मानेंगे, और सर्बिया में ही क्या हो गया था, ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था उसका हत्या हो गया था सर्बिया के अंदर। अब बोला कि हम तुम पे क्या करेंगे, अटैक करेंगे। ऑस्ट्रिया हंगरी जो है उसने क्या बोला कि हम तुम पे अटैक करेंगे, सर्बिया को बोला कि हम तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाले हैं अगर तुम हमारी शर्तों को नहीं मानोगे तो। इसके सपोर्ट में आ गया रसिया, देखो रसिया यहां तक फैला हुआ है, ठीक है। तो रसिया जो है वो इसके सपोर्ट में आ गया, सर्बिया के सपोर्ट में आ गया, बोला कि थोड़ा छू के देखो, यानी कि सर्बिया को तुम छू करके देखो, क्योंकि जर्मनी और रसिया क्या थे, एक दूसरे के अगेंस्ट में थे। जर्मनी और रसिया क्या थे, एक दूसरे के अगेंस्ट थे, एक दूसरे के खिलाफ थे। और रसिया का जो ग्रुप था वो किसके साथ बना हुआ था, फ्रांस और इंग्लैंड के साथ बना हुआ था। तो और जर्मनी का किससे बना हुआ था, तो जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के साथ बना हुआ था। तब यहाँ पे क्या होता है कि जर्मनी बोलता है सर्बिया को कि हम तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे, तो रसिया इधर से खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुम अटैक करके सर्बिया को दिखाओ। जब रसिया सर्बिया के सपोर्ट में आया, तब क्या हुआ कि रूस ने सर्बिया को पूर्ण सहायता का वचन दिया और युद्ध की तैयारी करने लगा। जर्मनी ने 1 अगस्त 1914 को रूस और 3 अगस्त 1914 को फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, यानी कि जर्मनी देखो बोला कि अब तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब देखो क्या हुआ, ऑस्ट्रिया धमकी दिया सर्बिया को, तो सर्बिया के सपोर्ट में आ गया रसिया। तो बोला, जर्मनी बोला, इसका सपोर्टर कौन था, आप लोगों को याद ही होगा, 3 लोगों का ग्रुप बना था, ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी का। तो ऑस्ट्रिया के खिलाफ रूस जब आया, रूस बोला कि तुम इसको छू करके देखो सर्बिया को, तो जर्मनी बोला कि अच्छा तू क्यों बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हम तुम्हारे ऊपर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। क्योंकि जर्मनी किसका सपोर्टर था, किसका ग्रुप में था, ऑस्ट्रिया हंगरी के ग्रुप में था। तो जर्मनी इसके ऊपर अटैक कर देता है, रसिया के ऊपर। साथ ही साथ फ्रांस के ऊपर भी क्या कर देता है, अटैक कर देता है। कौन, जर्मनी उस समय क्या था, बहुत ज्यादा पैसा हो गया था इसके पास, बहुत ज्यादा, मतलब क्या है, क्या बोलते हैं, गर्मी बोलते हैं। जब पैसा आता है तो क्या हो जाता है, आदमी को गर्मी हो जाता है। तो जर्मनी को क्या हो गया था, गर्मी हो गया था, थोड़ा सा चर्बी चढ़ गया था। तो ये रसिया को भी धमकाने लगा। ऊपर से फ्रांस के ऊपर भी इसने क्या कर दिया, युद्ध की घोषणा कर दिया कि साथ साथ हम फ्रांस को भी लेके निपट जाएंगे। अब इससे क्या हुआ, फ्रांस पर दबाव डालने के लिए जर्मन सेना 4 अगस्त को बेल्जियम में घुस गई। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो जर्मनी पे दबाव डालने के लिए, देखो फ्रांस पे दबाव डालने के लिए, यहाँ पे देखो फ्रांस ये है और ये है जर्मनी, तो ये दोनों क्या है, आपस में ही पड़ोसी ही हैं। लेकिन बेल्जियम जो है वो एक अलग था, तो बेल्जियम के में घुस गया, यानी कि जर्मन सेना बेल्जियम में घुस गई और बेल्जियम से फ्रांस को घेरना चालू कर दिया। अब इससे क्या हो गया बच्चों, इससे ये हुआ, उसी दिन ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और इस तरह व्यापक युद्ध जो है वो व्यापक रूप धारण करने लगा। यानी कि अब देखो इसका ग्रुपिंग किसके साथ बना हुआ था, जब जर्मनी फ्रांस के ऊपर अटैक कर दिया, रसिया के ऊपर अटैक कर दिया जर्मनी, तब ग्रेट ब्रिटेन बोला कि अच्छा हम लोगों का तो एक ग्रुप है, ये है 3 लोगों का ग्रुप बना था 1905 में, हम लोग देखे थे कि ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया का ग्रुपिंग बना था। तो जब इसके दोनों ग्रुप के मेंबर के ऊपर क्या कर दिया, जर्मनी ने अटैक कर दिया, तो ब्रिटेन बोला कि ठीक है तो हम भी आते हैं, हम भी युद्ध में पार्टिसिपेट करते हैं। और इस तरीके से जो युद्ध है बच्चों वो बहुत ही भयानक रूप ले लिया। इस क्रम में दूसरे देश भी लड़ाई में शामिल होते गए। जापान ने सुदूर पूर्वी में जर्मनी के उपनिवेश हथियाने के उद्देश्य से जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। तुर्की और बुल्गारिया जर्मनी की तरफ हो गए। अब देखो तुर्की और बुल्गारिया, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑटोमन इंपायर लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये है ऑटोमन इंपायर, इसी को तुर्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को तुर्की बोलते हैं। और यहाँ पे देखो ये है बुल्गारिया, दिख रहा होगा आपको, ये है बुल्गारिया। तो तुर्की और बुल्गारिया किसके सपोर्ट में आ गया, जर्मनी के सपोर्ट में। ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के सपोर्ट में आ गया। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली के सपोर्ट में आ गया कौन, बुल्गारिया और ऑटोमन साम्राज्य यानी कि तुर्की इसके सपोर्ट में आ गया, जर्मनी के सपोर्ट में। इससे क्या हो गया बच्चों कि त्रिगुट का सदस्य होने के बावजूद इटली कुछ समय तक तटस्थ रहा। अब देखो
एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है कि इटली जो है वो किसके ग्रुप में था। इटली हमने पहले पढ़ा था, तो इटली किसके ग्रुप में था? तो इटली जो था वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के ग्रुप में था। लेकिन जब युद्ध की शुरुआत हुई तो इटली बोला भाई हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम किसी के पक्ष में नहीं है। इटली क्या बोला इटली डर गया, फ्रांस से डर गया, रसिया से डर गया और ब्रिटेन से डर गया। बोला भाई हम कहीं नहीं जा रहे हैं, मुझे माफ करो, तुम लोग लड़ो, हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। यानी कि तटस्थ बना रहा। बोला कि ना हम इधर से रहेंगे ना इधर से रहेंगे, भले ही ग्रुप में हम शामिल थे लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। जर्मनी का हाल चाल देख के उसने कहा कि जय जय, हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ में, हम किसी के साथ में नहीं है। इसका मतलब है कि वो तटस्थ बना रहा, बोला कि हम किसी के साथ नहीं है। अंततः वह भी जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया। लेकिन कुछ समय तक जो इटली है वो बोला कि हम तो नहीं है। बाद में पाला जो है वो बदल लिया। इटली ने क्या कर लिया, अपना पाला बदल करके किसके सपोर्ट में आ गया? वो आ गया फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया के ग्रुप में शामिल हो गया। और किसके खिलाफ लड़ने लगा? हंगरी और ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के खिलाफ इटली जो है वो लड़ना चालू कर देता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो क्या हुआ। इस प्रकार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या युद्ध के तात्कालिक कारण के रूप में सामने आया। तो यहाँ पे देखते हैं कि आर्क ड्यूक फर्डिनेंड का जो हत्या हुआ था ये एक तात्कालिक कारण के रूप में आया कि जिससे युद्ध की प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। अब देखो, अब हमने देखा कि युद्ध तो चल रहा था, अब युद्ध का अंत किस प्रकार से होता है और शांति संधि किस प्रकार से होता है। यानी कि युद्ध जो है वो 1918 में क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। तो किस प्रकार से युद्ध की समाप्ति हुई, युद्ध का अंत किस प्रकार से हुआ और शांति के लिए संधि कैसे किस प्रकार से किया गया। संधि का मतलब क्या होता है? ट्रीटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ट्रीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रीटी बोलते हैं। ट्रीटी मतलब संधि। संधि कहने का मतलब क्या है? समझौता। जिसपे एक डॉक्यूमेंट पे हमने बताया भाई, पिछले वीडियो में बताया है कि एक डॉक्यूमेंट होता है, उसके ऊपर सभी लोग कुछ शर्तें लिखी हुई होती है, उसके ऊपर सिग्नेचर किया जाता है और ये माना जाता है ये वैलिड है। ठीक है, ये कानूनी रूप से वैलिड होता है और सभी लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर शांति समझौता करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। तो यही देखेंगे। अब आगे हमें देखना है कि युद्ध की समाप्ति किस प्रकार से होती है और शांति समझौता किस प्रकार से होता है। तो देखो क्या करा यहाँ पे कि 1917 ईस्वी में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी, वह था रूस का युद्ध से अलग हो जाना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रूस जो है वो युद्ध से अलग क्यों हो गया? क्योंकि युद्ध में रूस क्या कर रहा था? पार्टिसिपेट कर रहा था। किसके साइड से पार्टिसिपेट कर रहा था? फ्रांस और ब्रिटेन के साइड से रसिया जो है वो युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहा था। किसके खिलाफ लड़ रहा था? जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा था, ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ रहा था। ठीक है, तो साथ ही साथ तुर्की के खिलाफ लड़ रहा था, क्योंकि बुल्गारिया के खिलाफ लड़ रहा था, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे? जर्मनी को सपोर्ट कर रहे थे। तो रसिया 1917 में बच्चों क्या कर देता है? युद्ध से बाहर हो जाता है। बोलता है कि भाई हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। ठीक है, अब क्यों नहीं लड़ता है रसिया, इसके बारे में पढ़ते हैं। रसिया की क्या मजबूरी थी कि वो प्रथम विश्व युद्ध से 1917 में बाहर हो गया था। तो देखो क्या कर रहा है कि अब तक रूस के 6 लाख से अधिक सैनिक मारे जा चुके थे। क्योंकि जब युद्ध होता है तो बच्चों दोनों तरफ से क्या होता है? कैजुअलिटीज होती है, दोनों तरफ से लोग मारे जाते हैं। किसी भी युद्ध में देख लीजिए, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो या फिर दुनिया के जितने भी युद्ध हुए हैं, सैनिक जो है वो दोनों तरफ से मारे जाते हैं। तो इसलिए रूस का भी क्या हो गया था? 6 लाख से अधिक सैनिक मारे गए थे इस युद्ध में। रूस की अर्थव्यवस्था भी अत्यंत दयनीय हो गई थी। देखो, युद्ध की सबसे बड़ी जो मतलब विभीषिका होती है, सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो आम आदमी को होता है। अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है, पूरा का पूरा देश बर्बाद हो जाता है। अगर कोई भी देश अगर युद्ध में शामिल होता है तो उसका पूरा का पूरा देश बर्बाद हो जाता है, वहाँ के लोग सफ़र करते हैं। इसलिए भविष्य में युद्ध ना हो इसके लिए 1945 में यूएनओ का निर्माण किया गया था, यूनाइटेड नेशन का निर्माण किया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था, जिससे कि विश्व में युद्ध को रोका जा सके। क्योंकि बहुत नुकसान होता है, अगर कोई देश युद्ध लड़ रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा दोनों देशों को नुकसान होता है। तो इसलिए रूस का अर्थव्यवस्था क्या हो गया था बच्चों? बहुत ही चौपट हो गया था। बोल्शेविक सरकार के सत्ता में आते ही उसके नेता लेनिन ने एक विज्ञप्ति जारी की, इसमें दूसरे के क्षेत्रों को हथियार बिना और युद्ध के हट जाने के बिना शांति स्थापित करने के प्रस्ताव रखे गए थे। यद्यपि ये शर्तें युद्ध से रूस का हटना उसकी अपनी आंतरिक व्यवस्था की अपरिहार्यता थी, लेकिन जर्मनी ने इसे रूस की कमजोरी माना और कुछ मुश्किल शर्तें रूस के समक्ष रखी। अब देखो क्या हुआ ये था कि 1917 में जब आप रूस की क्रांति पढ़िएगा, क्लास 10th में जाइएगा, तब क्लास 10th में ही है पढ़ना शायद, रूस की क्रांति। ठीक है, तो जब रूस की क्रांति पढ़िएगा तब आपको पढ़ना होगा
कि रूस में 1917 में क्या हो गया था, बोल्शेविक क्रांति हुआ था। क्या हुआ था बच्चों, बोल्शेविक क्रांति हुआ था। वहां का जो राजा था, जार जार निकोलस द्वितीय, उसके खिलाफ में क्या हो गया था, एक क्रांति हो गया था। और रूस के लोग राजा के खिलाफ में क्रांति किया और राजा को हटा दिया। और वहां पे बोल्शेविक पार्टी का जो लोग राजा के खिलाफ में क्रांति कर रहे थे, जिस प्रकार से फ्रांस की क्रांति हम लोगों ने पढ़ा, उसी प्रकार से रूस में क्या हुआ था, क्रांति हुआ था। और जिस प्रकार से फ्रांस का जो राजा होता था उसको क्या बोलते थे, लुई बोलते थे, लुई वंश का था वो, ठीक है ना, लुई बुर्बो वंश का था। तो उसी तरीके से जो रूस का जो राजा होता था वो जार वंश का था, ठीक है, जार निकोलस द्वितीय उस समय का राजा था। और उसके खिलाफ में 1917 में क्या हुआ था, बहुत ही भयंकर बोल्शेविक क्रांति हुआ। और उस क्रांति के आधार पर जार निकोलस द्वितीय को सत्ता छोड़ना पड़ा और साथ ही साथ वहां पे बोल्शेविक पार्टी की सरकार बनी। और जैसे ही ये सरकार बनती है तो वो बोलता है, उसका नेता जो था वो लेनिन था, ठीक है, लेनिन के बारे में आप लोग पढ़िएगा, जब रूस की क्रांति पढ़िएगा तो लेनिन ने बोला कि भाई हम इस युद्ध से, क्योंकि इस युद्ध से यहाँ की जनता को नुकसान हो रहा है। और ये प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पार्टिसिपेट करना ही मतलब एक बहुत ही ये क्रांति को जन्म देने वाला भी एक कारण था। और भी बहुत कारण थे, लेकिन रूस में जो क्रांति हुई थी उसमें मतलब जनता के आदेश के बिना ही, मतलब जनता की भावनाओं के विरुद्ध विपरीत जाकर के रूस ने विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। उससे रूस को बहुत नुकसान हो रहा था, इसलिए रूस की जनता ने वहां पे बगावत कर दी सरकार के खिलाफ और राजा को उखाड़ करके फेंक दिया। और वहां पे एक नेता उभर करके सामने आया जिसका नाम था लेनिन। और लेनिन ने यह विज्ञप्ति जारी की कि जिसमें दूसरे के क्षेत्रों को हथियार बिना और युद्ध के हर्जाने लिए बिना शांति स्थापित करने के प्रस्ताव रखे गए थे। यद्यपि ये शर्तें और युद्ध से रूस का हटना उसकी आंतरिक व्यवस्था की अपरिहार्यता थी, यानी कि रूस के लोग इस युद्ध से तंग आ चुके थे प्रथम विश्व युद्ध से, और वो चाहते थे कि हम बाहर हो जाए। लेकिन जर्मनी को लगा, अब देखो यहाँ पे रूस इधर था, रूस इधर था, रूस पार्टिसिपेट किए हुए था। जब बोला रूस कि भाई हम इस युद्ध से हटना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे सरकार परिवर्तित हो चुका था, लेनिन आ चुका था, तो रूस बोला कि भाई हम इस युद्ध से बाहर होना चाहते हैं, हमको जाने दो। तो जर्मनी बोला कि अच्छा, रूस तो डर गया है। क्या बोला, जर्मनी को लगा कि रूस डर गया है, हम इतने मजबूत हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि रूस हमसे डर गया है, अब इसका फायदा उठाना चाहिए, अब इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो अलग अलग मतलब तरीके का ये शर्त लगा। जर्मनी बोला रूस को कि अच्छा ठीक है, तुम रूस युद्ध से बाहर होना चाहते हो ना, इसलिए तुमको कुछ कुछ मुश्किल शर्तें जो हैं वो रूस के सामने रखा। बोला कि ये तुमको मारना पड़ेगा। लेकिन रूस बोला कि ठीक है भाई, हमको किसी तरीके से युद्ध से बाहर होना है। तो उसने उन मांगों को स्वीकार कर लिया, यानी कि उन मांगों को स्वीकार कर लिया। बोला कि ठीक है, ये भी हमें मंजूर है और हम युद्ध से बाहर होते हैं। और उस तरीके से जर्मनी की मांगों को मान करके रूस क्या हो गया, बाहर हो गया। उसके बाद क्या होता है, अब देखो जब रूस बाहर हो गया तो जर्मनी को लगा कि हमने तो विजय प्राप्त कर लिया, रूस को झुका दिया। इतना बड़ा जो साम्राज्य है उस साम्राज्य को हमने झुका दिया है, इसका मतलब क्या है, हम ही बलवान है। रूस जर्मनी को क्या लगने लगा कि हम ही बलवान है, क्योंकि हमने तो रूस को झुका दिया, रूस को सरेंडर करना पड़ा। इस तरीके की भावना जो है वो जर्मनी के मन में आ गया। कहा कि अब तो हम पूरी दुनिया को जीत लेंगे, अब हम चाहें तो जो मन तो सो कर देंगे, फ्रांस को तहस नहस कर देंगे, जर्मनी ब्रिटेन को तहस नहस कर देंगे, इटली को बर्बाद कर देंगे, इसको तो छोड़ेंगे नहीं। जर्मनी को इतना घमंड हो गया था। अब इससे क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया कि मार्च 1918 में रूस जर्मनी के बीच में एक शांति संधि हुई और रूस युद्ध से पूर्णतः अलग हो गया। अब देखो रूस के हटने के बाद क्या हुआ, रूस का युद्ध से हट जाने के बाद युद्ध समाप्ति की आवाजें उठने लगी। जब रूस युद्ध से बाहर हो गया तो बाकी देशों के जो लोग थे, अब देखो रूस के लोग सफर किए इस युद्ध से, रूस की जो जनता थी उनको नुकसान पहुंचा, तो उसने अपने राजा को बदल दिया। ठीक उसी तरीके से जर्मनी के लोग भी तो यहाँ पे परेशान हो रहे होंगे, ऑस्ट्रिया हंगरी के लोग को भी तो नुकसान उठाना पड़ रहा होगा, ब्रिटेन के लोगों को भी तो नुकसान उठाना पड़ रहा होगा, क्योंकि उसके भी सैनिक मारे जा रहे हैं, उसकी भी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। फ्रांस के लोग भी इस चीज़ की मांग करने लगे कि युद्ध की क्या कर दी जानी चाहिए, समाप्ति कर दी जानी चाहिए, अब युद्ध बंद होना चाहिए, ये बहुत लोग मारे गए। अब देखो क्या हुआ, युद्धरत देशों ने प्रकटतः तो अपनी इच्छा जाहिर नहीं की, लेकिन इन देशों की जनता ने युद्ध के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया। यानी कि यहाँ के लोगों ने बोला कि भाई युद्ध बंद करो। जगह जगह सैनिक विद्रोह होने लगे। रूस की नई सरकार से पूरे विश्व में आम जनता का मनोबल ऊंचा हुआ। युद्धरत देश की जनता अपने ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाने लगी, बोलने लगी कि क्या किया जाना चाहिए, युद्ध बंद किया जाना चाहिए। जर्मनी के यू नौका नामक पनडुब्बियों ने ब्रिटिश बंदरगाह की तरफ जाने वाले जहाज़ों को डुबोना शुरू कर दिया।
जिसमें लुसितानिया नामक जहाज को डुबाने से अमेरिका भी में भी प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि उसमें अमेरिकी नागरिक सवार थे। अब देखो, रूस जब बाहर हुआ तो जर्मनी का घमंड इतना बढ़ गया, तो उसने क्या किया कि ब्रिटेन की जितनी भी जहाज़ें जाती थी, इसके बंदरगाहों पे ब्रिटेन की जितनी भी जहाज़ें जाती थी उन जहाज़ों को डुबाना शुरू कर दिया। यानी कि सबको अटैक कर करके जर्मनी जो है इसके जहाज़ों को डुबाना चालू कर दिया। बोला कि अब तो हम ही हैं, हमारे आगे कोई नहीं है टक्कर में। बोलते हैं ना, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो यही हाल हुआ जर्मनी का। बहुत अति, मतलब क्या बोलते हैं इसको, अति उत्साह हो गया, अति क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस होता है, हो गया, ठीक है ना, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस हो गया। अब इससे क्या हो गया कि जर्मनी जो है वो ब्रिटेन के जितने भी जहाज आने लगे उन सबको डुबाना चालू कर दिया। इसी में एक जहाज था बच्चों जिसका नाम है लुसितानिया। क्या नाम है उस जहाज का? लुसितानिया जहाज है। और लुसितानिया जहाज किसका था तो ब्रिटेन का, ठीक है ना, ब्रिटिश जहाज था। लेकिन इसमें अमेरिकी नागरिक सवार थे। क्या थे बच्चों? अमेरिका के नागरिक सवार थे। अब जब अमेरिका के नागरिक इसमें सवार होंगे तो अमेरिकी नागरिक मारे जाएंगे। तो सोच करके देखो, अमेरिकी की सरकार चुप तो नहीं बैठेगी। इसको मना किया गया जर्मनी को कि तुम ब्रिटेन के जहाज़ों को मत डुबाओ, अब युद्ध की समाप्ति कर दी जानी चाहिए। तो ब्रिटेन बोला कि अब तो हम जीत रहे हैं, हम क्यों माने शर्तों को, हम क्यों छोड़े, आज सभी लोगों को सबक सिखाएंगे। इन लोगों ने बहुत हमारे साथ ज्यादती कर लिया, अब हम इनको तो छोड़ेंगे नहीं, ये लोग बहुत उपनिवेश बना चुके हैं। अब देखो क्या करा कि अमेरिका के मना करने पर भी जब जर्मनी ने अपनी कार्यवाही नहीं रोकी, तब अमेरिका ने कहा कि अच्छा ये बात है, तुम मेरे नागरिकों को मार दिया और हम तुमको समझा रहे हैं कि तुम ऐसा युद्ध की रास्ता छोड़ो और मतलब ऐसे मत करो जिससे कि लोगों को नुकसान हो। लेकिन जर्मनी को लग रहा था कि हम ही हैं, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। अब अमेरिका बोला कि ठीक है, जब ऐसी बात है तो हम ये काम करते हैं। 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिका बोला कि अच्छा तुमको बहुत ज़्यादा घमंड हो गया ना, रुको हम तुमको दिखाते हैं। और 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका कहता है कि चलो अब हम तुमको दिखाते हैं, और जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया। अब देखो, अमेरिका के युद्ध में पार्टिसिपेट करने से ही युद्ध की जो दशा है और दिशा दोनों बदल गया। अमेरिका के युद्ध में शामिल होने से युद्ध की स्थिति ही बदल गई। जिस प्रकार से ब्रिटेन और फ्रांस वाले हार रहे थे, अपना जो क्षेत्र था वो जर्मनी के हाथों लूज कर रहे थे, अमेरिका जैसे ही इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया बच्चों, पूरा का पूरा जो दशा और दिशा है इस युद्ध का वही पलट के रख दिया अमेरिका ने क्या किया, जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ किया। बोला कि अब ऐसे जर्मनी नहीं मानेगा, जर्मनी को तोड़ना पड़ेगा, जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। और इस तरीके से ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने मिल करके जर्मनी को ईद होया कि अंत में आकर के जर्मनी को सरेंडर करना पड़ गया। जो जर्मनी रसिया को सरेंडर करवा रहा था, सोच रहा था कि हम ही हैं सर्वे सर्वा, हम ही बहुत बाहुबली हैं, शक्तिशाली हैं, उस जर्मनी को अमेरिका और फ्रांस और ब्रिटेन तीनों ने मिल करके, इस तीनों की संयुक्त सेना ने जर्मनी को, और जर्मनी के जो साथी थे, या तो तुर्की हो गया, बुल्गारिया हो गया, ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया, इन सबको जो धोया कि सारे के सारे लोग सरेंडर करना चालू कर दिए। अब लगा कि अब आ गया है, काल आ गया है, अब इसको कैसे भी प्रकार से हम क्या करना चाहिए, युद्ध को रोकना चाहिए। और क्या कराए कि और जर्मनी तथा उसके सहयोगी देशों की हार होने लगी। बुल्गारिया सितंबर में युद्ध से अलग हो गया, बोला भाई साहब ये मेरे बस की बात नहीं, ये है बुल्गारिया बोला कि भाई ये युद्ध मेरे बस की बात नहीं है, अब हम सरेंडर करते हैं। क्या करते हैं? सरेंडर करते हैं। और बुल्गारिया क्या कर दिया, सितंबर में ही सरेंडर कर दिया। अक्टूबर में तुर्की ने आत्मसमर्पण कर दिया। तुर्की भी क्या हो गया, इसको भी लगा कि अब हम अपना औकात हमको समझ में आ गया है, अब हमें जो है युद्ध में से बाहर हो जाना चाहिए। अब हम भी लो महाराज, अमेरिका महाराज, हम आपके समक्ष क्या करते हैं, सरेंडर करते हैं। और तुर्की भी क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, कहा कि अब ये युद्ध मेरे बस की बात नहीं है। ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी में राजनीतिक असंतोष बढ़ रहा था। देखा कि भाई ये मेरे जितने भी मित्र हैं वो सब के सब हथियार डालने लगे, सरेंडर करने लगे। 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रिया तथा हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी जो जर्मनी के साथ में लड़ रहा था, ये भी बोला अब इसका बारी आया, ये भी बोला कि भाई साहब हम भी प्रणाम करते हैं और हमको भी माफ़ कीजिए, अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, मतलब हम भी समर्पण करते हैं आपके आगे।
अब रह गया कौन? तो रह गया जर्मनी। जर्मनी में एक क्रांति फूट पड़ी और जर्मनी एक गणराज्य बन गया। अब जर्मनी को नुकसान ही नुकसान होते जा रहा था, तीनों तरफ से क्या होने लगा, इसके ऊपर अटैक होने लगा और जर्मनी के जो भी इसके उपनिवेश थे उनको भी इन लोगों ने छीनना चालू कर दिया। जर्मनी चारों तरफ से घिर चुका था, इसलिए जर्मनी की जनता ने वहां पे क्रांति कर दिया और वहां पे क्रांति फूट पड़ी और जर्मनी क्या बन गया? एक गणराज्य बन गया। जर्मन का जो सम्राट था, जो राजा था, कैसर विलियम द्वितीय, वो पलायन कर करके हॉलैंड चला गया, भाग गया और यहाँ की जनता जो है वो जर्मनी को अपने हाथों में ले लिया। और इस प्रकार से जो चुनी हुई जनता थी वो क्या करती है कि जब नई जर्मन सरकार बनी तो 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम पर संधि हस्ताक्षर किए और इस प्रकार से युद्ध जो है वो समाप्त हो गया। यानी कि वहाँ पे जो वहाँ का जो जर्मनी का जो शासक था, जो राजा था, वो युद्ध लड़ रहा था, लड़े जा रहा था। जर्मनी की जनता परेशान हुए जा रही थी, उसको बहुत नुकसान हुए जा रहा था। इसलिए जर्मनी की जनता ने जिस प्रकार से रसिया में क्या कर दिया, आंदोलन करके बोल्शेविक क्रांति हुई, उसी तरीके से जर्मनी में भी क्रांति हुआ और वहाँ का जो राजा था जर्मनी का, सम्राट कैसर विलियम द्वितीय, ठीक है, इसका क्या नाम था जर्मनी का राजा का? सम्राट कैसर विलियम द्वितीय। ये क्या कर देता है? पलायन कर देता है, मतलब भाग जाता है छोड़ करके, कहता है कि भाई साहब अब ये लोग जर्मनी वाले तो हमको छोड़ेंगे ही नहीं, इसलिए यहाँ से क्या किया जाए, 1 2 3 हुआ जाए। और 1 2 3 होकर के कहाँ चले जाते हैं? हॉलैंड में चला जाता है। अब जर्मनी का राजगद्दी खत्म, खाली हो गया, तो वहाँ की जो नई सरकार बनी वो बोला कि भाई साहब जितना जल्दी हो सके इस युद्ध को रोका जाए, नहीं तो सभी लोग बर्बाद हो जाएंगे। और 11 नवंबर 1918 को युद्ध पे क्या होता है? युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर हुआ और इस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध क्या होता है बच्चों? समाप्त हो जाता है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, क्या घटना रहा, किस प्रकार से युद्ध चला, ये सारी चीज़ों को हमने मैप के थ्रू समझाने का प्रयास किया। अब देखो ऐसे में हुआ क्या, ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने जनवरी 1918 में शांति का एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जो 14 सूत्रों के नाम से चर्चित हुआ। अब देखो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जिनका नाम था वुड्रो विल्सन। क्या नाम था बच्चों? वुड्रो विल्सन। उस समय वुड्रो विल्सन थे। तो वुड्रो विल्सन ने बोला कि भाई चलो अब शांति का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाए और 14 सूत्रों के नाम से, यानी कि 14 शर्त इन्होंने रखा और उसी के आधार पर बोला कि अब विश्व में शांति होनी चाहिए। इसमें राज्यों के बीच खुली बातचीत चलना चाहिए, जहाज रानी की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी कि जो समुद्र में नेवी चल रही है, जो समुद्र में जो भी समुद्र क्या बोलते हैं शिप्स चल रहे हैं, जहाज चल रहे हैं, उनकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, उनके ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए। क्योंकि जर्मनी ने क्या कर दिया था, ब्रिटेन के बहुत सारे जहाज़ों को डुबा दिया था, तो ये भी शर्त के रूप में रखा। उसी तरीके से इन्होंने बोला कि हथियारों में कमी होनी चाहिए, क्योंकि जितने हथियार अगर होगा तो गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जिसके पास बंदूक होगा तो गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी और गर्मी में आकर के वो क्या कर देगा, चला देगा, हथियार चला देगा। अगर हथियार रहेगा ही नहीं तो तुम चलाओगे क्या? इसलिए युद्ध रोकना है तो हथियारों में कमी करनी पड़ेगी। बेल्जियम की स्वतंत्रता होगी। हमने देखा था ना कि जर्मनी ने क्या कर दिया था, ये यहाँ पे रहा बेल्जियम, तो यहाँ पे रहा बेल्जियम, तो बेल्जियम की स्वतंत्रता, जर्मनी ने क्या कर दिया था, बेल्जियम के ऊपर कब्जा कर दिया था, तो बोला कि भाई बेल्जियम क्या होगा, अब स्वतंत्र होगा। फ्रांस को अल्सास और लॉरेन की वापसी हुई। हमने देखा था कि जर्मनी ने क्या कर दिया था, फ्रांस के 2 प्रदेशों को, अल्सास और लॉरेन के ऊपर कब्जा कर लिया था। तो इस 14 सूत्रीय मांगों में ये रखा गया कि फ्रांस का जो अल्सास और लॉरेंस जो क्षेत्र है जिसके ऊपर जर्मनी ने कब्जा कर लिया है, उन क्षेत्रों को वापस किया जाना चाहिए। यूरोप में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होगी। सभी राज्यों की स्वतंत्रता की जमानत के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना जैसी बातें शामिल थी और इस प्रकार शांति संधि में विल्सन के कुछ सूत्रों को शामिल किया गया। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्साय की संधि। और वर्साय की संधि में ही बच्चों आप लोग को जानने को ये मिलेगा कि इसी वर्साय की संधि, ये जो संधि हुआ था वर्साय की संधि, इसी संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का सीड यानी कि जो बीज है वो बो दिया गया था। यानी कि वर्साय की संधि में ही ऐसी बात सामने आ गई थी कि अब जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध होना निश्चित है, क्योंकि वर्साय की संधि जर्मनी के ऊपर ऐसा लादा गया था, इस प्रकार से जर्मनी के मतलब हाथ पैर लग रहा है जैसे काट दिया गया था, यानी कि जर्मनी को बर्बाद कर दिया गया था इस संधि के माध्यम से। जर्मनी नहीं रहा, जो जर्मनी कूद रहा था, इतने मतलब उसका इतना बड़ा घमंड हो गया था, उसके घमंड को चकनाचूर वर्साय की संधि ने कर दिया। और कोई भी
भी देश जो कभी इतना शक्तिशाली था, जो कभी ब्रिटेन को, कभी रसिया तक को सरेंडर करवा दिया था जर्मनी, उस जर्मनी के ऊपर अगर वर्साई की संधि, या अब हम लोग पढ़ेंगे कि संधि में कौन कौन सी ऐसी शर्तें थी, उस शर्तों के आधार पर अगर आप देखिएगा जर्मनी को, तो जर्मनी को तो पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था इन लोगों ने। और इस बात से ये निश्चित हो गया था कि जर्मनी में एक ऐसा मतलब क्या होगा, एक जर्मनी जो है कभी ना कभी इस संधि को नहीं मानेगा जब वो शक्तिशाली होगा, और इनका बदला जरूर लेगा जर्मनी। और यही जर्मनी ने क्या किया था, द्वितीय विश्व युद्ध को भी करवा दिया था। और मतलब वर्साई की संधि से ही ये निश्चित हो गया था कि द्वितीय वर्ल्ड वार फिर से होने वाला है। तो हम लोग वर्साई की संधि के बारे में बच्चों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।